हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन चैप्टर। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग वेरिएशन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आई होप सो कि आपने पिछला 3 पार्ट अच्छे से देख लिया होगा और वेरिएशन चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप सो कि आज के वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग वेरिएशन में और कोई भी डाउट बाकी नहीं बचेगा। तो बिना देर किए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन से और ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है देन एक बार वापस से इसको देख लीजिए कि कैसे वापस से करना है। शायद मैं कोई और आपको तरीका बताऊं और वो तरीका आसान हो, और अगर आपने नहीं किया है तब तो आपको मेरे को फॉलो करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। तो 3 सॉलिड स्फीयर्स हैविंग लेंथ ऑफ 1.5, 2 and 2.5 मीटर डायमीटर आर मेल्टेड एंड अ न्यू स्फीयर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। यहाँ तक ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एक स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो उसके रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली वैरी करता है। ठीक है, एक स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो उसके रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली वैरी करता है। स्फीयर में अगर बनाऊं तो आपको पता है स्फीयर किस तरीके से होता है। स्फीयर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से स्फीयर होता है। ठीक है, ओके। अब जो यहाँ पे स्फीयर आपको दिख रहा है इसका एक रेडियस भी होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे जो स्फीयर का रेडियस होगा ना, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो इसके रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको। तो देखो, सबसे पहले एक काम कर लो, आप यहाँ पे वॉल्यूम को कुछ मान लो कि लेट वॉल्यूम बी समथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को वी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। और आप रेडियस को भी कुछ मान लो। ठीक है, आप रेडियस को भी कुछ मान लो। तो आप अच्छे से सेंटेंस में लिखना कि लेट रेडियस बी कुछ भी आप मान लो, मैं यहाँ पे आर मानता हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम और रेडियस दो चीज को हम लोगों ने खुद से यहाँ पे मान लिया कि वॉल्यूम जो है वो वी होगा और रेडियस जो है वो आर होगा ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब का। दैट मीन्स क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है कि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, ये वाला चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या डिराइव कर सकते हो, यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो कि v इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। एंड हम सबको पता है कि यहाँ पे k इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, k इज इक्वल्स टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ओके, क्या है ये है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ओके ओके भैया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि v इज इक्वल्स टू आर क्यूब निकाल लिया है। ओके, अब फटाफट से क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स है आपके पास। मैंने 3 स्फीयर दिया, एक स्फीयर आपका कुछ ऐसा होगा, दूसरा स्फीयर लेट से कि ऐसा होगा और तीसरा स्फीयर जो है वो ऐसा होगा। और ये 3 स्फीयर मैंने आपको दिया एंड मैंने आपको बोला कि इन तीनों स्फीयर को क्या करो, मेल्ट कर दो। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट कर दो और मेल्ट करने के बाद में एक और स्फीयर बनाओ। ओके, तो मेल्ट करने के बाद आप एक एक्स्ट्रा मतलब कि एक अलग स्फीयर आपने बनाया जो कि इन तीनों के मटेरियल से ही बना हुआ है। ओके, तो आपको निकालना ये है कि जो आपने नया वाला जो बनाया है, ठीक है, नया वाला जो आपने स्फीयर बनाया है इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके उस स्फीयर के डायमीटर का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं और इस स्फीयर के इस डायमीटर का लेंथ क्या होगा वो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। समझ आ रही है क्वेश्चन? ओके, तो भैया यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे उसका डायमीटर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि उसका वॉल्यूम क्या है। कैसे उसका वॉल्यूम पता करेंगे? तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो बेसिकली इसके वॉल्यूम के बराबर होगा और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V4 होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे मान लेना है कि इसका वॉल्यूम V1 होगा और सेकेंड वाले का वॉल्यूम V2 होगा एंड थर्ड वाले का वॉल्यूम V3 होगा। ओके, और इन तीनों के वॉल्यूम को मिलाकर ही तो ये बनेगा, बिकॉज इन तीनों को हम लोग जब मेल्ट करेंगे तभी तो ये वाला चीज बनेगा ना, तो यानी कि इन तीनों को मिलाकर बनेगा। और क्वेश्चन में शायद ये भी दिया हुआ है कि लेट अस कंसीडर दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग, यानी कि जो पहले वॉल्यूम था मेल्ट करने के बाद भी वही वॉल्यूम आया है।
ऐसा इसलिए बता दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहीं मेल्ट वेल्ट करने से कुछ मटेरियल लूज तो नहीं हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे लूज नहीं हुआ है। तो आप फटाफट से आप एक काम करो, आप इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लो। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम निकालोगे आप ये जो मैंने बताया है इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप वॉल्यूम निकालोगे। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे निकालोगे वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप V1 निकालो। तो V1 इज इक्वल्स टू K इंटू आर क्यूब, ठीक है। और इसका R मान लेते हैं हम लोग कि इसका R लेट से R1 का क्यूब होगा, ओके, R1 क्यूब। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले स्फेयर का रेडियस चाहिए, बट दिया हुआ क्या है, इसका दिया हुआ है डायमीटर। और डायमीटर क्या दिया हुआ है, 1/1 इंटू हाफ, ठीक है। तो इसको आपको कैसे क्या करना है, इसको आप सिंपली, आपको पता है 2 1 या 2 and 1 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेडियस, सॉरी डायमीटर, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा रेडियस, दैट विल बी 3/4, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगर V1 चाहें तो इजीली निकाल लेंगे कि V1 जो है वो आपका बेसिकली बराबर होगा K इंटू 3/4 के क्यूब का। ये यहाँ तक तो समझ आ गया है। अब इसको आप फटाक से इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू, आप सिंपली लिख दो कि K और 3 3 या 9 9 3 या 27, ओके, डिवाइडेड बाई 64, 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64, ओके। तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सिंपली इसको इक्वेशन 1 बना देना है, यानी कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से आपको बाकी सब भी निकाल लेना है। तो बाकी सब आप निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, V2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा K, ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू K आ जाएगा। कैसे K आएगा वो आप सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे हम लोगों को डायमीटर 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स के रेडियस विल बी 1, एंड जब हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो द आंसर विल बी ऑल्सो 1। तो 1 इंटू K, ओके ओके भैया। इसी तरीके से हम लोग V3 भी निकाल लेंगे। तो V3 हमारा क्या निकलेगा, V3 निकलेगा K इंटू, और यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2 हो रहा है, बट हम लोगों को चाहिए रेडियस, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट मीन्स के हम लोगों का यहाँ पे होगा 5/4 का क्यूब, ओके। एंड जब इसको आप नीचे सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास क्या आ जाएगा कि V क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 125K डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा आपका 64, ओके। तो यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक आपने बेसिकली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बनाया। और या फिर मैं सिंपली कहूँ तो आपने इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम जो है वो एक एक बार निकाल लिया है। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको सिंपली करना ये है कि तीनों को ऐड करना है। तो लेट मी चेंज द कलर, ओके। अब आपको तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ दिस स्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो V4 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या क्या करना है यहाँ पे कि V4 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे है, तो हम लोग फटाफट से उसका वैल्यू डालते हैं। तो V1 का वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे होगा 27K डिवाइडेड बाई 64, ओके ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ K, ओके। और ये क्या हो जाएगा हमारा 125K डिवाइडेड बाई 64, राइट, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आएगा, V4 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका LCM निकाल लेते हैं। तो 64 आएगा LCM। नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस वन वी विल गेट 1, एंड 1 इंटू 27K दैट मीन्स 27K, ओके। ये तो आपको पता है कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो कि कुछ भी नहीं है, एंड अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स के यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स के हम जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 64, एंड 64 इंटू K विल बी 64K, ओके। नेक्स्ट 64 डिवाइडेड बाई 64 दैट मीन्स 1, और ये आपको पता है कि 125K इसी तरीके से उतर जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप करना है, आपको फटाफट से सबको ऐड कर लेना है। व्हेन यू विल ऐड द ऑल दीज 3 देन यू विल गेट 216K डिवाइडेड बाई 64, ओके ओके। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे हम लोगों को मिला है कि V4 इज इक्वल्स टू K इंटू, अगर आप इसको एक बार अच्छे से कट कुट कर लो तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट मीन्स कि 8 8 या 64 हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर में हमारे पास बच जाएगा 2 8 या 16,
और 2 8 या 16 और यहाँ पे 7 8 या 56। ओके, यानी कि 27/8 बचा हमारे पास। तो 27 डिवाइडेड बाई 8 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जो है वो मेन ट्रिक इस क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको मेन दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से दिमाग लगा लेते हो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो क्या दिमाग लगाना है भैया? यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है कि हम लोगों को ये पता चला है कि वॉल्यूम जो है वो ऑलवेज के इंटू आर क्यूब होगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला भैया? ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला है। अ वॉल्यूम विल बी ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड रेडियस क्यूब। ठीक है, यानी कि जो स्फीयर उसका रेडियस का क्यूब और वो जो कांस्टेंट है उसका प्रोडक्ट होगा ऑलवेज। अब अगर आप इस केस में देखो तो इस केस में आपके पास क्या है? इस केस में आपके पास है V4, ओके, आपके पास है K, ओके, एंड आपके पास है 27/8 है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास V है, K है, बट R क्यूब के जगह पे ये लिखा हुआ है। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा मुद्दा मामला क्या हो रहा है कि R क्यूब विल बी इक्वल टू 27/8। ओके, and you will and when you will solve this you will get R will be equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, एंड हम लोगों को पता है कि अगर डायमीटर निकालना है हम लोगों को तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को सिंपली उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा, यानी कि 3/2 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो व्हाट वी विल गेट 3। ओके, तो हमारा जो होगा आंसर वो क्या होगा? वो होगा डायमीटर विल बी इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अब आप क्या कीजिएगा? अब आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और जहां नहीं समझ आया आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा। आई होप सो कि आपको मैंने क्लियर कर दिया है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी आप कह सकते हो। इसमें बोला है कि टू डिग अ वेल ऑफ x DCM डीप, one part of the total expenses the varies directly with x and other part varies, यहाँ पे carries नहीं होगा, it will be varies directly with x square. So if the expenses of digging wells of 100 DCM and 200 DCM depth are 5,000 and 12,000 respectively, let us write by calculating the expenses of digging a well of 250 DCM depth. तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं, और या फिर यूँ क्या हो कि मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको लेट्स से कि आपको एक कुआं बनाना है। ठीक है, आपको एक वेल गड्ढा करना है, या फिर सिंपली बोलो आपको एक कुआं बनाना है। तो कुआं बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको ज़मीन को गड्ढा करना होगा, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम लोगों को अगर x डेसीमीटर का वेल अगर गड्ढा करना है, ठीक है, x डेसीमीटर का वेल अगर गड्ढा करना है तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा टोटल एक्सपेंस होगा, जो भी हमारा टोटल एक्सपेंस होगा यानी कि जो टोटल खर्च होगा उसका आधा पार्ट जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली वैरी करेगा इसके साथ, और आधा पार्ट जो है वो डायरेक्टली वैरी करेगा इसके स्क्वायर के साथ। क्लियर है क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से एक बार सारा कुछ इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द टोटल एक्सपेंस बी, आप कुछ भी मान लो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो हमारा टोटल एक्सपेंस होगा, जो टोटल खर्च होगा वो क्या होगा? टोटल एक्सपेंस बी टी। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल एक्सपेंस कैपिटल टी होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वन पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, यानी कि जो एक पार्ट होगा एक्सपेंस का उसको हम लोग मान लेते हैं ए, और जो दूसरा पार्ट होगा यानी कि अनदर पार्ट, लेट मी राइट डाउन, ओके, तो अनदर पार्ट हमारा क्या होगा? अनदर पार्ट हम लोग बोलते हैं कि भैया बी होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे 3 चीज माना। सबसे पहले तो हमने माना कि टोटल कितना एक्सपेंस होगा, दूसरा हमने माना कि वन पार्ट जो एक्सपेंस होगा वो हमारा ए के बराबर होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो बी के बराबर होगा। भैया ए बी हमने क्यों माना? इसलिए माना बिकॉज हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस कुएं को गड्ढा करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा? हम लोगों को जो टोटल खर्चा होगा उसका एक पार्ट जो है, देखो वन पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस, जो हमारा टोटल एक्सपेंस होगा उसका एक पार्ट डायरेक्टली वैरी कर रहा होगा एक्स के साथ, और डायरेक्टली वैरी कर रहा होगा दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर के साथ। ओके,
ओके, तो दैट मीन्स कि हम लोगों को ये समझ आया कि ए जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा एक्स के साथ, और बी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा एक्स के स्क्वायर के साथ। ये हम लोगों को क्वेश्चन से समझ में आया। और व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट ए इज इक्वल्स टू k1x, ओके, एंड सेम गोज विद दिस वन, दैट मीन्स के b इज इक्वल्स टू k2x स्क्वायर, राइट। तो आपको यहाँ पे दो चीज मिल जाएगा, एक ये आपको मिल गया और आपको एक ये मिल गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमारा ये क्या है, एक्सपेंसेस है, और टोटल एक्सपेंस हमने क्या बोला कि टोटल एक्सपेंस जो है वो a प्लस बी होगा, ये आपको पता है। ऑलवेज टोटल एक्सपेंस क्या होगा, a प्लस बी, क्योंकि हमने जो टोटल खर्च है उसको दो पार्ट में बांटा है, एक पार्ट हमारा a है, दूसरा पार्ट हमारा b है। तो जो टोटल खर्च होगा वो दोनों पार्ट को मिलाकर होगा, दैट विल बी a प्लस बी, ओके। और अगर और मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो आप सिंपली लिख सकते हो कि t विल बी इक्वल टू k1x प्लस k2 का k2x स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ भैया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है वो हम लोग फटाफट से इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे आप एक काम करो, आप यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, तो फटाफट से आप कंडीशन 1 ले लो, कंडीशन 1 ले लो, और कंडीशन 1 में आप क्या करो, फटाफट से सारा वैल्यू को पुट करो। तो कंडीशन 1 में अगर आप देखोगे तो आपको जो डेप्थ दिया हुआ है, आपको जो डेप्थ दिया हुआ है यानी कि जो गड्ढा है वो कितना है, तो हमारा पहला केस में गड्ढा हो रहा है 100 DCM का, ओके ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि टोटल एक्सपेंस जो है वो इक्वल है किसके, टोटल एक्सपेंस इक्वल है 5000 के। ये केस 1 है हमारा, ओके। अब फटाफट से सारा कुछ हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू k1x प्लस k2x2, ओके ओके। नाउ आगे क्या करना है हमें फटाफट से, तो t जो है, t हमारा क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा यहाँ पे, तो t विल बी 5000 इज इक्वल्स टू k1x। अब k1 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, बट x का वैल्यू हम लोगों को पता है, इट विल बी 100, ओके। Again, we don't know what is the value of k2, but we know that x will be 100, okay, and here we will get 100 square। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके। अब इस इक्वेशन को अगर आप अच्छे से देखो तो आपको क्या मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि आप सिंपली यहाँ से 100 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप इसको 100 को कॉमन लो, और जो 100 आप कॉमन लोगे वो एक काम करो, इसके नीचे भेज दो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ऐसे तो आपको समझ आएगा, इसको आप यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा k1 प्लस 100 k2, ओके। k1 प्लस 100 k2 यहाँ पे हमारा बच जाएगा, क्योंकि ये क्या था, ये बेसिकली था आपका 100 इंटू 100, एंड आपने क्या किया, आपने जो है वो इन दोनों से 100 को कॉमन लिया, तो इसके पास कोई 100 नहीं बचा और इसके पास एक 100 बच गया। अब ये आपके पास एक और इक्वेशन है, आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, ओके। सेम तरीके से आप कंडीशन बी में भी निकालोगे। आप एक बार एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं जो है वो इधर का इरेज करने वाला हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको यहाँ पे इरेज करके इस जगह पे सारा कुछ सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो फटाफट से इसको इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद जब तक आई थिंक सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप पीछे जाके एक बार ले लो। अब यहाँ पे अगर हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडीशन 2 करने वाले हैं, तो कलर चेंज करके यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कंडीशन बी करते हैं, ओके। तो कंडीशन बी, अब यहाँ पे कंडीशन बी में हम लोगों को क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो कंडीशन बी में हम लोगों को जो डेप्थ है वो भी दिया हुआ है, दैट विल बी डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 200 DCM दिया हुआ है, ओके। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना है, तो इस केस में जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो हम लोगों को पता है कि 12,000 है, ठीक है। कितना है, 12,000 रुपीज़ है, ओके। अब इसको वापस से इसको भी इरेज कर लेते हैं, सारा कुछ आपको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया इधर का, तो आई होप सो कि इधर का आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, वापस से यही वाला इक्वेशन में सब कुछ पुट करना है। तो टोटल एक्सपेंस हमारा हो गया 12,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 k1, एंड यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 200 का स्क्वायर, ओके, 200 का स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा k2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप यहाँ पे 200 को कॉमन लोगे, तो 200 को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 200 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ओके। एंड इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा k1 प्लस
200 K2, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा K1 और प्लस 200 K2 यहाँ पे हम लोगों का बच गया है। तो अब आगे क्या करना है हम लोग को, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, ठीक है। आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से। ओके, तो सिंप्लीफाई यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, इसको वापस से नीचे वाले को भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा हो गया है तो इसका काम अब है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि K1 प्लस 200 K2 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे कट गया। ओके, एंड ये जब आप काटोगे तो क्या बच जाएगा हमारा 60, क्योंकि हमको पता है कि 60 2 जा 120 होता है। अब इस इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन नंबर 5, और आपने जो इक्वेशन 4 माना था वो इक्वेशन 4 एक्चुअल में नहीं मानना है आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पहले ये सब कर लेना है काट कूट, उसके बाद आपको इसको इक्वेशन नंबर 5 मानना है, 4 मानना है, ठीक है। तो K1 प्लस 100 K2 इज विल बी इक्वल्स टू 50, यहाँ तक समझ आ गया। एंड ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 4 था। ओके, अब इन दोनों के साथ आपको करना क्या है कि आपको K1 और K2 दोनों का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आई नो, बट आपको ये चीज़ करना होगा। तो आपको दोनों का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन समथिंग कहते हैं इसको। तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो एक को, आप यहाँ पे एक को एलिमिनेट कर दो, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा 60, यानी कि ये आपने लिखा इक्वेशन नंबर 5, और नीचे आप लिख रहे हो K1 प्लस, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों को एक बार प्लस कर दो आप, ठीक है। दोनों को एक बार आप प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। अब प्लस करें या माइनस करें वो कैसे समझ आएगा वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो, आपको K1 या K2 दोनों में से कोई एक को यहाँ से हटाना होगा। अब K1 को हटाने के लिए सिंपली हम लोगों को माइनस करना होगा, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, और अगेन यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और अगेन हम लोग का यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और जब माइनस पूरा हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, K1 प्लस और K1 माइनस, माइनस K1 और प्लस K1 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि 100 K2 ओके विल बी इक्वल्स टू 10। यहाँ तक समझ आया। और यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि K2 का जो वैल्यू है वो क्या है, K2 का जो वैल्यू है वो है 1/10। ओके, तो K2 का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया कि K2 विल बी इक्वल्स टू 1/10। अब यहाँ पे चूंकि आपने K2 का वैल्यू निकाल लिया है, दैट मीन्स कि आप यहाँ से आराम से K1 का वैल्यू निकाल लोगे। और K1 का वैल्यू हमारा क्या होगा, आप किसी में भी यहाँ पे पुट कर दो। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो K1 प्लस 100 और K2 है, तो K2 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1/10 पुट करना है। ओके, K2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, 50 दिया हुआ। ये क्या लिखा मैंने, ये बेसिकली लिखा मैंने ये 4 वाला। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 10 और ये कट गया, तो बच गया हमारे पास क्या, K1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 दैट विल बी 40। ओके, तो हमें क्या पता चला कि K1 का वैल्यू पता चल गया 40 होगा, और K2 का वैल्यू जो है वो पता चल गया हम लोगों को कि 1/10 होगा। तो आप इन दोनों का वैल्यू को याद रखो, मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमें पता चला कि K1 विल बी इक्वल्स टू कितना था, K1 हमारा शायद 40 था, राइट। K1 40 था, और K2 का वैल्यू क्या निकला था हमारा, K2 का वैल्यू निकला था 1/10 निकला था। आई होप सो कि यही था हमारा वैल्यू ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे से हम लोगों को समझ आ जाएगा कि मैंने सही लिखा या गलत। आप लोगों को तो पता है कि मैंने सही यहाँ पे लिखा है क्योंकि गलत या फिर गलत लिखा है। तो K1 40 और K2 जो है वो हमारा 1/10 हो जाएगा। ओके, आगे क्या करना है भैया, आगे जो अब आपको क्या करना है कि आपको कंडीशन नंबर 3 में जाना है। आपको कंडीशन सी में जाना है, ठीक है। और कंडीशन सी में जब आप जाओगे तो कंडीशन सी में ये सिंपली लिखा हुआ है कि डेप्थ हमारा कितना है, डेप्थ जो है वो इक्वल है 250 DCM का। ओके ओके, एंड यहाँ पे जो हम लोगों का एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस, वो हम लोगों को नहीं पता है। टोटल एक्सपेंस हम लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है, और वही हम लोगों को निकालना है। भैया कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, आपको फटाफट से जो जो वैल्यू है वो फटफट करके आप पुट कर दो। यानी कि आपने क्या निकाला था कि टोटल एक्सपेंस जो है वो बराबर होगा K1x इंटू K2 एक्स स्क्वायर। ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो आप फटाफट से जो भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट कर लो। तो आपको K1 का वैल्यू पता है, दैट विल बी 40, x का वैल्यू आपको पता है, दैट विल बी 250, क्योंकि x क्या है, x बेसिकली कितना डीप है वही तो x है ना। तो यहाँ पे कितना डीप हो रहा है 250, तो हमने यहाँ 250 लिखा। प्लस K2 क्या है हमारा 1/10 है। ओके, इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर का मतलब वही जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है हमारा 250 का स्क्वायर। ओके ओके,
अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप फटाफट से सबको सॉल्व करो, यानी कि टी क्या हो जाएगा हमारा, या फिर सिंपली मैं बोलूँ कि टी बाई 250 इज इक्वल्स टू, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2/50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आई थिंक सो हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैसे हुआ ये 25, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/10 लिखा हुआ है, इंटू क्या है 250 का स्क्वायर, दैट मीन्स के 250 इंटू 250, यही होगा यहाँ पे। ये 10 और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच गया 25 इंटू 250 बच गया, ये बच गया। और चूंकि मैंने यहाँ से 250 को कॉमन ले लिया था, तो इधर से भी 250 चला गया और इधर से भी 250 चला गया, और कॉमन मैंने लिया था तो यहाँ पे क्या था, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ के डिवाइड हो गया। ओके ओके, अब इसको एक बार इरेज करते हैं और वापस से अपना जो हम लोग कर रहे थे प्रोसेस उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पता चला कि जो हमारा टी होगा, टोटल एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली 250 इंटू 5 और 4 2 हमारा 65। तो इसको इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा वो टोटल एक्सपेंस निकलेगा। तो फटाफट से उसका प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ पे 65, तो 0 5 जा 5, 5 5 जा 25, लेफ्ट हमारा 2 बच गया, 5 2 जा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12। ओके, 0 6 जा 0, 6 5 जा 30, हमारा लेफ्ट कितना है 3, और 6 2 जा कितना हो गया 12, और 3 हो जाएगा हमारा 15। ओके, तो 0 5 2, 5 और 1 कितना हो गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 1। दैट मीन्स कि जो हमारा टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है हमारा 16,250 रुपये। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि देयर फोर टोटल एक्सपेंस विल बी, अच्छे से आप ये वाला चीज जरूर लिखना, टोटल एक्सपेंस विल बी रुपीज 16,250, एंड यही आपका मेहनत का नतीजा है। दैट मीन्स कि ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, दैट्स वाई मैंने भी इसको एक्सप्लेन किया कि कहीं आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बट आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं और इसी के साथ हम लोगों का वेरिएशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है आज के वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, आप फटाफट से इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विलेज ऑफ पाचला हैज परचेज्ड अ ट्रैक्टर, प्रीवियसली 2400 बीघास ऑफ लैंड वर कल्टिवेटेड बाय 25 plugs in 36 days. Now half of the land can be cultivated only by that tractor in 30 days. Okay, so let us calculate by using the theory of variation the number of plug work equally with tractor. अब अगेन फटाफट से आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे लैंड को आप एक काम करो, यहाँ पे मान लो L। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा ऊपर में कि लेट द एरिया ऑफ लैंड इन बीघास विल बी L। ठीक है, यानी कि जो लैंड होगा हमारा उसको हम लोग L मान रहे हैं, और वहीं पे हम लोग बोलेंगे कि जो डेज है, ठीक है, टोटल डेज जो लग रहा है हमारा काम करने में उसको हम लोग मान लेते हैं D। तो अगेन इसको भी यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे। ओके, और क्या बचा हमारे पास, और बच गया एक चीज और जो कि हमारा है प्लग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लग को मान लेंगे PLOUGH, और प्लग्स को यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, नंबर ऑफ प्लग्स को क्या मानेंगे यहाँ पे हम लोग P मान लेते हैं। ओके, तो लेट। अब फटाफट से अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस जगह पे, यानी कि हम लोगों को ये पता करना होगा कि क्या एक दूसरे के कौन डायरेक्टली वैरी कर रहा है और कौन एक दूसरे के इन्वर्सली वैरी कर रहा है। तो आपको यहाँ से सिंपल ट्रिक क्या इस्तेमाल करना है कि कोई भी एक आपको यहाँ से उठाना है तीनों में। तो मैं यहाँ पे लैंड को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लैंड से दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, दोनों का रिलेशन एक के साथ ही निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालता तो नंबर ऑफ डेज का हम लोगों को क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज का एक बार रिलेशन L के साथ निकालना होता और एक बार रिलेशन P के साथ निकालना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे लैंड लेते हैं। ठीक है, और इसका रिलेशन हम लोग निकालते हैं डेज के साथ। तो अब सिंपली आप समझो कि अगर अभी आप 30 दिन काम कर रहे हो और मैं आपको बोलूं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको 60 डेज काम करना है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आप अभी लेट से कि अगर आप अभी 1 बीघा लैंड कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर उस स्पीड से आप करो तो आप 2 बीघा लैंड कर पाओगे। बात समझ आ रहा है जी भैया। दैट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स से बात है कि नंबर ऑफ जो लैंड एरिया ऑफ लैंड जो है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि कितने लैंड में काम हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मैं बोलूँ कि
36 दिन काम हो रहा था, तो 2400 बीघा जमीन जो है वो क्या हो गया, हमने कल्टीवेट कर लिया। बट मैं अगर आपको 36 दिन के जगह पे बोल दूं तो 10 दिन, तो 10 दिन में तो कम जमीन लैंड होगा, यानी कि हमने डेज घटाया तो लैंड भी घट गया। इसी तरीके से इसका रिलेशन हम लोगों को, एल का रिलेशन हम लोगों को एक बार पी के साथ निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ प्लग्स बढ़ा देता हूं, ठीक है, इस केस में मान लेता हूं कि हमारा जो डेज है वो कांस्टेंट है, और मैं बोलूं कि आप एक काम करो, आप 25 प्लग नहीं, आप मेरे तरफ से 200 प्लग्स लेकर जाओ, तो आप 36 दिन में ही 2400 बीघा से कहीं ज़्यादा कल्टीवेट कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं प्लग्स का नंबर बढ़ा देता हूं तो लैंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ समझ आया जी भैया। अब जब इसको आप फटाफट से करोगे तो क्या, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ज्वाइंट वेरिएशन का मतलब कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी से और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी से, तो वी कैन ऑल्सो राइट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू सी, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर मैं बोलूं कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी से और ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी से, तो ज्वाइंट वेरिएशन के थ्रू हम लोग इसको लिख सकते हैं बी बाई सी, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी। बात समझ आ गया? ज्वाइंट वेरिएशन में आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे नहीं जानना है ज्वाइंट वेरिएशन के बारे में। ओके, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यानी कि इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे ज्वाइंट वेरिएशन का, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारा, डी इंटू पी आ जाएगा। मैंने इसको सही से नहीं लिखा है, ओके, तो इट विल बी डी इंटू पी, क्लियर है। एंड जब हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे, तो लेट से हम लोगों का के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो के इंटू डी इंटू पी, ये हमारा मान लो एक इक्वेशन है, ओके। अब इसी इक्वेशन के साथ हम लोग फटाफट से काम करेंगे और तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे और कंडीशन ए लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कंडीशन ए। अब कंडीशन ए में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। तो कंडीशन ए हमारा ऊपर वाला है, जिसमें कि हम लोगों को लैंड के बारे दे दिया गया है कि लैंड विल बी 24, ओके, 100। आगे क्या दिया हुआ, आगे हम लोगों को प्लग्स के बारे में दिया हुआ है, प्लग विल बी 25 एंड डेज विल बी 36 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को ये तीनों चीज दिया हुआ है, तो फटाफट से हम लोग चौथा यानी कि के निकाल लेते हैं। के कैसे निकालेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, तो 2400 इज इक्वल्स टू के इंटू डी का वैल्यू हो गया 36 इंटू 25, ओके। और आप फटाफट से एक काम करो, आप फटाफट से 36 इंटू 25 जो है वो कैलकुलेट कर लो कि 36 इंटू 25 कितना आ रहा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2400 विल बी इक्वल टू 900 के, ओके, 900 के बराबर होगा। और आप फटाक से एक काम करो कि k का वैल्यू निकाल लो, तो k विल बी इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 2 0 पहले हम लोगों ने काट दिया, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24 बच गया हमारे पास, ओके। आगे क्या है, आगे हमारे पास है कि k इज इक्वल्स टू 8/3। अब आप एक काम करो, आप इसको अच्छे से अपने पास स्टोर करके रखना, ये वाला जो चीज़ है इसको अच्छे से स्टोर करना। मैंने ये चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से रखना है। आगे क्या करना है, आगे आपको फटाफट से कंडीशन बी में जाना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन बी लिख देता हूँ, ओके। कंडीशन बी में क्या करना पड़ेगा भैया, तो कंडीशन बी में आपको लैंड का एरिया पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है कि नाउ हाफ ऑफ द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय दैट ट्रैक्टर, यानी कि हाफ ऑफ द लैंड यानी कि पहले 2400 था, तो हाफ ऑफ द लैंड विल बी इक्वल टू 1200, ओके। नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल्स टू 30 डेज, ओके। तो ये आपका हो गया डी इज इक्वल्स टू 30 डेज, और ये हो गया आपका इतना बीघाज, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक स्टार्ट होता है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि नाउ हाफ ऑफ द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय दैट ट्रैक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गांव वाले ने कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन लोगों ने मिलकर जो ट्रैक्टर लाया था, अब उन लोग प्लग के जगह पे उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो गांव वगैरह में प्लग जो है वो जानवर के थ्रू या फिर इंसान के थ्रू क्या होता है, दोनों को मिला जुला कर आपस में कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। आप हल वगैरह कह सकते हो इसको, आई थिंक सो कि आपको शायद पता हो तो। बट जो भी है, ये आप सिंपली समझो कि ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल इंसान अपने हाथों से करता है विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको रिप्लेस कर देंगे ट्रैक्टर से। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ट्रैक्टर से रिप्लेस करेंगे तो वो सेम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएगा। तो बोला ये गया है कि 25 प्लग्स जो है वो 2400 बीघाज ऑफ लैंड को 36 दिन में कल्टीवेट कर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर को लाया गया तो वो 30 दिन में अकेला एक ट्रैक्टर जो है वो आधा लैंड को कल्टीवेट कर दिया, ठीक है। 30 दिन में
30 दिन में अकेला एक ट्रैक्टर जो है वो अकेला एक ट्रैक्टर 30 दिन में आधा लैंड जो है वो कल्टीवेट कर देता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप ये बताओ कि जो ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर जो है वो कितने प्लग्स के बराबर है, वो कितने प्लग्स के बराबर है। यानी कि एक ट्रैक्टर अगर काम कर रहा है तो उसके मुकाबले में कितना प्लग्स को काम करना होगा ताकि दोनों जो है वो सेम काम करें। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लग के जगह पे लेट्स से कि मैं ट्रैक्टर लिख देता हूँ तो हमारा जो वेरिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हिल जाएगा इन द सेंस कि हम लोग वेरिएशन यहाँ पे तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम लोगों के पास जो तीनों वेरिएबल है वो सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 1 ट्रैक्टर लगा है इसको कल्टीवेट करने में, बट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोगों को निकालना क्या है, प्लग, कि कितना प्लग लगा है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्लग के बारे में नहीं पता है, और अगर हम लोग इस P के बारे में निकाल लें तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक ट्रैक्टर जो है वो कितने प्लग के मुकाबले है या फिर कितने प्लग के बराबर है। एक बार फिर से समझाता हूँ। लैंड आपको दिया हुआ 1200 बीघा, डे आपको दिया हुआ कि 30 डेज लग रहा है, और वो 30 डेज में 1200 बीघा जो जमीन कल्टीवेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है। और अगर हम लोग वही निकाल लें कि कितना प्लग लगेगा वही काम करने में, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि जितना भी प्लग लग रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कि वो सारा प्लग अगर काम करता है तो वो एक ट्रैक्टर के बराबर होगा। ओके, तो दैट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे ट्रैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इस केस में भी हम लोग नंबर ऑफ प्लग्स ही निकालने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का 3 चीज़ था तो यहाँ पे भी हम लोगों का तीनों सेम ही रहेगा। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हम लोग इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1200 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट विल बी 8/3। ओके, और क्या चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे के के बाद चाहिए, अच्छे से यहाँ देखो इस जगह पे डी एंड पी चाहिए। तो डी हम लोगों को पता है क्या है, डी हमारा है 30, बट पी हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा हमारा, P इज इक्वल्स टू, इसको आप एक बार करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या बच जाएगा 80। तो P विल बी इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा हमारा। ओके, ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, ये समझ आ रहा है जी भैया। तो P जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे P जो है वो बराबर हो गया हमारा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 3 4 जा 12। ठीक है, तो यानी कि हमारा टोटल P कितना लग रहा है, 15 प्लग लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काम कर कौन रहा था, 1 ट्रैक्टर कर रहा था, लेकिन अगर उसी के जगह पर हम लोग प्लग का इस्तेमाल करते तो 15 प्लग लगता। दैट मीन्स के जो एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपसे तो 15 प्लग्स का काम कर रहा है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लग्स। ठीक है, कि कितना प्लग बेसिकली लग रहा है। तो आपको सिंपली क्या बोलना है कि 1 ट्रैक्टर जो है वो बराबर होगा 15 प्लग का। ओके, और इसी के साथ हमारा वेरिएशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप सो कि मैं आपको वेरिएशन चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूं, और आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है, सारा जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाया हूं, और सारा कॉन्सेप्ट को आपके अंदर मैं भर पाया हूं। और अब आई होप सो कि आप किसी को भी वेरिएशन चैप्टर आराम से समझा पाओगे। ठीक है, अब तक सबसे ज़्यादा जो डीप में जाकर मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ मैथ में, वो आपका वेरिएशन चैप्टर ही है। यानी कि डायरेक्टली मैंने इसका क्वेश्चन उठाकर भी करवाया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या और भी चैप्टर को इसी तरीके से करवाना सही रहेगा, कि उसका क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग ऐसी प्रैक्टिस भी करते रहें, ये सही रहेगा, या फिर जो मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता था और एक दो क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस करवा देता था, वहाँ तक ही ठीक है। ठीक है, आप लोग ये बताना। और जो डाउट आप लोगों का बच गया है, यानी कि जो भी आपका रिव्यू है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस चैप्टर का जो सीरीज चला था उसके रिगार्डिंग, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ ये चैप्टर या फिर नहीं। और एक और रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है भैया, ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके क्लासमेट्स या फिर आपका कोई भी फ्रेंड को ये हेल्प पहुंचा सकता है, तो आइए आपका फर्ज बनता है कि आप इसको उन तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो वो आई होप सो आप जरूर शेयर करेंगे, वो मुझे बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।